जी बस ये कि किसी चीज़ को हाथ लगाना कि ये हमारी अपनी लेके आई हो, वो इस्तेमाल करो। जैसे ये अक्सर बीवियों में होता है, कोई बिस्तरा नहीं है या कोई बर्तन नहीं है, कोई चीज़ पास नहीं है, तो ज़ाहिर है वो बीवियाँ घर में बोलती हैं जी जो माँ ने दिया वो निकालो जी। जो कोई मेहमान चला गया, मैं चला गया, नानी चली गई, वो बिस्तरा निकाल लिया। नहीं भाई, आपके पास आपने क्या लाया है, जो आपने लाया है वो निकालो, हमारे क्यों निकालते हो जी। अब चाहे मैं गरीब हूँ चाहे अमीर हूँ, चाहे मेरे बच्चे मतलब चार पाई ते पे, मेरा दिल तो करता कि मैं अपनी धियां को जावा, इन्हों की खैर खिया जाके पूछा। मैं फोन कर दिया पुत्र मैं आवा, मैं तेन मिलना है, मैं कदों 4 दिन तेन को रहने ने। अगो ये बहाने कर छड़ दी कि नहीं अम्मी तुम फिर आ जाओ। शादी आपने रिश्तेदारों में की थी? हाँ जी रिश्तेदार ने, फिर आ जाओ तुम, चलो 4 दिन ठहर के आ जाओ। लेकिन मनु यही है कि मैं कहना नहीं जी पुत्र मैं तेरे नहीं अम्मी कोई नहीं, फिर बहाने कर दी कि नहीं अम्मी तुम ना, फिर लेकिन अंदरली गल नहीं ना ये दसदी कि ये बीतदी की है, इस की तरीका है किस तरह वो करते हैं। तो मैं बच्चियां बाकियां किस तरह, चलो ये तो देती जैसे तैसे ने गुजारा, बाकियां का मैं किस तरह कैसे करांगी, उन्हों का मैं किस तरह करांगी। पुत्र तो मेरा जवान मंजी ते पै के मर गया, पुत्र मर गया, धियां वास्ते मैं किस तरह करना है। वो तो वापस नहीं मेरा पुत्र आएगा, वो तो नहीं आएगा, एक बार टुर गया गरीब का पुत्र मर गया बेचारा गुरबत दे विच आके, बच्चियां दा बारे सोचना हुण एदा भी इलाज में अगर हो सके तो एदा इलाज करावो। ठीक है, मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि जो आपकी शादी आपके रिश्तेदारों में हुई थी, अब आपका उनसे क्या राब्ता है? क्या उन्होंने आपको बताया है कि वो चाहते हैं कि आप वापस आ जाएं या कोई बात नहीं हुई है? जी खुद फ़ोन किया था कि आगे ले जाएं, तो बस यही आज आ रहे हैं कल आ रहे हैं, बस इसी तरह के टाल मटोल होती रही। जी ठीक है, आपकी बहनों में से या आपने तालीम हासिल की? तालीम तो तब होना जब कोई अखराजात हो। मैं 6,000 या 10,000 जैसे आपको मैंने बताया, 10,000 में हम इनको क्या तालीम दिला सकते हैं। प्राइवेट स्कूल हैं, वो इतनी फ़ीसें जो हम फ़ीस तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि इतनी फ़ीस मैं किधर से लाऊंगा। अगर 3-4 बच्चे एक स्कूल में हो या उनकी प्राइवेट ट्यूशन दूँ, फीस दूँ, वो तो फिर तो हम पेट से भूखे रह जाएंगे। वो तो इस मकान में रहते हुए आपको कितना अरसा हो गया? इसमें 3-4 साल हो गए, 4-5। और इससे पहले कहाँ रहते थे? पहले हम जी उधर जेल में रहते थे, तो वहाँ पे भी किराए का मकान? वहाँ भी किराए का था। ये तो फिर ये हमारे ससुर हैं, इनकी जगह थी, इन्होंने फिर हमें बोला कि यार उधर तुम्हारा गुजारा नहीं है तो इधर आ जाओ। इधर फिर वही बात है कि इधर अभी अल्फला बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी मिली है, वो कर रहा हूँ। या थोड़ी बहुत जो आपको 4,000 पेंशन बताइए, 10,000 की सारी मैक्सिमम है, उसमें फिर आप देख लें जी महंगाई है, बच्ची कहाँ से पढ़ेंगी जब कोई पढ़ने के पास कोई पैसा। ये अभी बच्ची है, ये रोज़ाना स्कूल जाती है, ये जब जाती है जी हमें 10 रुपये दो, हमें 20 रुपये दो, बच्चियाँ लेकर आती हैं, आप अबू हमें देते नहीं हैं, अम्मी आप देते नहीं हैं, बच्चियाँ लेकर आती हैं। तो फिर हम तो उसको टाल मटोल देते हैं, बेटा ये 5 ले जाओ, बाद में ले लेना, ये कर लेना, वो बस इसी तरह कोई सिलसिला चल रहा है। बच्ची ने क्या पढ़ना आगे, हमारे पास कोई वसाइल ही नहीं, हम क्या पढ़ा सकते, कहाँ से तालीम दिलवा सकें। बाकी बच्चियों से भी हम बात करते हैं। आप कहीं पर काम करती हैं या घर पर ही आपका ज़्यादा वक्त गुजरता है? नहीं, मैं काम करती हूँ, फैक्ट्री जाती हैं, 7 फैक्ट्री उधर मैं जाकर काम करती हूँ। अच्छा, और वहाँ से आपको महीने के कितने पैसे मिलते हैं? 3,000-2,500 मिल जाता है महीने का। 2,500? हाँ जी। तो ये जानते हुए कि आपका भाई भी, छोटा भाई आपका इसी तरह से खर्चा नहीं पूरा होता है, इसी तरह से ये चारपाई पर है और बीमार है, उस तरह से इसकी जो है वो ग्रोथ नहीं हुई है कि जिस तरीके से बच्चों की होती है। और आपके बड़े भाई की भी डेथ हो गई, इंतकाल हो गया आपसे 1 माह पहले। तो ये सब सोचकर और इन हालात को देख के आपके जहन में से क्या गुजरता है, क्या आपके जहन में आता है? यही आता है कि अब्बू अकेले काम करते हैं, हम साथ उनका सहारा बनेंगे तो वो काम करेंगे ना। इसलिए मैं भी जाती हूँ, शाम को आती हूँ, 3,000 महीने का मिलता है। कुछ अब्बू की आते हैं, 3,000 मेरा आता है, बस इसी में गुजारा होता है सारा। जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में आप तक हमने ये कहानी पहुंचाई जावेद साहब की कि जिनके 8 बच्चों में से 6 बेटियां, 2 बेटे, 1 बेटा इंतकाल कर चुका है। अब से 1 माह पहले उसका इंतकाल हुआ और टाइफाइड था उसका। उस बीमारी में उसका इलाज नहीं करवा सके, और इलाज इसलिए नहीं करवा सके कि इतने पैसे नहीं थे, इतने वसाइल नहीं थे। और बच्चियों में से 2 बेटियों की शादी की है, 1 बेटी अपने घर में वापस आ चुकी हुई है। और इस वजह से कि 3 साल गुजारा तो करने की कोशिश की उस घर में कि जहाँ पर शादी कराई गई, लेकिन जहेज़ का मसला था और फिर मुतालबात उनके कुछ इस हद तक बढ़ चुके थे कि उन मुतालबात को पूरा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और जहाँ पर हमने बच्चियों की बात की है, बेटे की बात की है, वहाँ पर ये छोटा बेटा, उम्र इसकी 6 साल है, लेकिन इसके जिस्म को देख के यूँ लगता है कि जिस तरह इसकी उम्र 1 साल या ज़्यादा 2 साल है। और हमारे माशरे में यकीनन इस तरह के मसाइल तो बेतहाशा हैं। हमारी कोशिश प्रोग्राम के ज़रिए यही है कि ज़्यादा लोगों की मुश्किल को हल किया जाए, लोगों के
मसाइल को उनकी निशानदेही की जाए और किसी न किसी तरीके से उनके काम आया जा सके। अगर आप भी जावेद साहब और इनकी फ़ैमिली की किसी न किसी तरीके से मदद करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। इनकी तफसीलात आपके सामने टेलीविज़न स्क्रीन पे मौजूद है और हाँ, आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं बज़रिया ईमेल, और ईमेल के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है humlog@sama.tv। अब वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए हम लोग। जो लोग इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, आप क्या चाहते हैं उनके साथ क्या हो? उनको बहुत ज़्यादा सज़ा दी जाए। कि हमारे अब्बू की जान की कीमत सिर्फ 5 लाख थी। हम बेटियों से पूछ कर देखें कि हमारे बाप की क्या कीमत थी, वो हमारे लिए अनमोल थे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग। और इस हिस्से में प्रोग्राम के हम बात करेंगे उन बेगुनाह लोगों के हवाले से, उन मज़लूमों के हवाले से जिन पर जुल्म एक हस्पताल की तरफ से किया जा रहा है, और वो हस्पताल है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। और इस हस्पताल का जुल्म ये है या इस हस्पताल का कसूर ये है कि इस हस्पताल के ही तरफ से कहने को तो मुफ्त पर जानलेवा अद्वियात दी गई, नाकिस अद्वियात दी गई उन मरीज़ों को जो दिल के मरीज़ हैं। और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में पंजाब भर से आए दिन बहुत से लोग आते हैं जिनका इलाज भी किया जाता है, लेकिन इस दफ़ा इलाज के साथ साथ ये मुफ्त अद्वियात, जो कि नाकिस अद्वियात थी, गैर मयारी अद्वियात थी, या आप उनको जाली अद्वियात भी कह सकते हैं। शुरू में तो यही लग रहा था कि शायद हलाकतों की तादाद इतनी ना हो, लेकिन अब दिन ब दिन इसमें इजाफ़ा होता चला जा रहा है। और दूसरी तरफ पूरे पंजाब में, पूरे मुल्क में यही बात हो रही है कि कौन इसके लिए ज़िम्मेदार है इन गैर मयारी अद्वियात के लिए। हुक्मरान तो एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश कर रहे हैं, लेकिन इन इल्ज़ामात से उन लोगों का क्या होगा कि जिनके अपने बिछड़ गए हैं या जिनके अपने बीमार हैं, इन अद्वियात की वजह से ज़ेरे इलाज हैं और ज़िंदगी और मौत की ये जंग लड़ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आला साहब ने तो ये ऐलान कर दिया, जैसा कि डेंगू के बाद जिन लोगों की डेथ हुई थी डेंगू के नतीजे में, कि आपको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे लवाकिन को। इस दफ़ा भी यही ऐलान किया गया है कि जिन लोगों की इन नाकिस अद्वियात की वजह से वफ़ात हुई है, उनके अहल खाना को, लवाकिन को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन क्या इंसानी जान की कीमत सिर्फ 5 लाख है? आज के प्रोग्राम में हम मौजूद हैं लतीफ़ साहब के साथ, उनके अहल खाना के साथ, कि जिनके वालिद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और अब से कुछ दिन कबल वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए इन्हीं नाकिस अद्वियात की वजह से। लतीफ़ साहब, यकीनन हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। आपके वालिद साहब अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन ये बताइए कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में आप अपने वालिद साहब को लेकर गए, जहाँ से आपको ये अद्वियात मिली। क्या ये अद्वियात उस हस्पताल से लेना आपका अपना फ़ैसला था, या हस्पताल वालों ने कहा कि आपको मुफ्त ये अद्वियात मिलेंगी और हस्पताल की ही फार्मेसी से मिलेंगी, आप ले लीजिए? नहीं, ये हमारा तो नहीं फ़ैसला था, क्योंकि ये हम उन्हें चेक करवाने के लिए गए कि लास्ट टाइम उन्हें हार्ट अटैक हुआ था 1 साल 4 माह पहले। तो फिर हम कार्डियोलॉजी में लेके गए इन्हें चेकअप करवाने के लिए। तो ये दवाई उन्होंने ही एडवाइस की थी और उन्होंने ही कहा था ये हमारी फार्मेसी है, आपको वहाँ से ये दवाई लेनी पड़ेगी और वहीं से आप लीजिएगा। तो मेरे पास आपका रिकॉर्ड और बुक भी पड़ी उनके लिए, तो आप देख सकते हैं। तो हम वहीं से फिर 1 माह के लिए दवाई लेते थे और हर माह वहीं से लेकर आता मैं खुद अपने वाला साहब को साथ ले जाकर। तो बस यही उन्हीं की वजह से हर माह ये आपको दवाई दी जाती थी? इससे पहले भी यही दवाई दी जाती थी या कोई मुख्तलिफ दवाई? नहीं, एक ही, आप देख सकते हैं कि एक ही दवाई हमारी लिखी हुई है,
उन्होंने कहा ये जब तक आप ज़िंदा रहेंगे ये दवाई आपने खाते रहना है। ठीक है। इसके अलावा अब अगर कोई तकलीफ़ वगैरह बदल जाती है तो हमें चेक करवाएं, हम अगर दवाई बदलनी चाहें तो बदल देंगे, लेकिन आपने ये सारी ज़िंदगी आपको ये दवाई लग चुकी है, इसलिए ये दवाई वो लगनी क्या थी, वो तो मौत की दवाई बन गई हमारे लिए। तो बस लतीफ़ साहब, आपके वालिद साहब को ये दवाई आपने बताया कि पहले भी यही दी जाती रही है, लेकिन इससे ज़ाहिर होता है कि ये जो अब इस दफ़ा का बैच आया था, जो ये अद्वियात सप्लाई हुई थी अस्पताल को, इसमें गड़बड़ थी। ये दवाई फार्मेसी से जाकर लेने का प्रोसेस क्या था? किस तरीके से आप जाते थे और जाके फार्मेसी से आपको ये दवाई मिलती? ये तो हम सीधा फार्मेसी के पास जाते हैं, वहाँ से एक टोकन मिलता है, वो भी तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, सैकड़ों की तादाद में होंगे, आप देख सकते हैं वहाँ पर। और 1 घंटा लगता है टोकन लेने के लिए। फिर वो कंप्यूटर में अपना डाटा फीड करते हैं कि ये बंदा दवाई ले रहा है। फिर उसके बाद जो सब फार्मेसी वाला जो डिस्पेंसर है वो भी 1 घंटा तक 2-2.5-3 घंटे के दरमियान ये आपको दवाई हमें मिलती थी। तो ये सारा प्रोसीजर, और किसी से कोई साइन नहीं दिखाने पड़ते थे, कोई चीज़ नहीं, बस आपने अपनी वो बुक दिखाई है और उस बुक के ऊपर दवाई लिखी है, वो जो सा डिस्पेंसर है वो उसने दवाई में दे देनी। ये अद्वियात लेने के बाद आपके वालिद साहब की तिब्बी हालत क्या थी? क्या सेहत उनकी ठीक थी? क्या क्या उस वक्त अलामतें थीं कि जिसकी वजह से आपको लगा कि अब हालत बिगड़ रही है? वो उनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी सेहत थी। वो एक पहलवान अपने दौर के रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है कि सेहत उनकी बिल्कुल ठीक थी। जैसे ये दवाई खानी शुरू की, आस्ता आस्ता वो दवाई इस तरह हुआ कि वो उनके जिस्म में सुगड़ना शुरू हो गया और मुंह से खून आना शुरू हो गया, रंगत बदलनी शुरू हो गई, बिल्कुल काला रंग होना शुरू हो गया, और जो चीज़ खाते थे उल्टी के ज़रिए बाहर आ जाता था, और मुँह से पेशाब के ज़रिए ये खून आना शुरू हो चुका था, और दिन ब दिन उनकी तबीयत ख़राब से ख़राब होती जा रही थी। तो फिर हमने उन्हें हॉस्पिटल में 7 तारीख को दाखिल करवाया। तो उस वक्त उनके प्लेटलेट्स जो थे वो 20,000 थे, उन्होंने फिर उसको दाखिल कर लिए। तो फिर वो उन्होंने कहा कि आपको मेडिकल वार्ड में भेज देंगे। और मेडिकल वार्ड में गए हैं तो वो दिन ब दिन डॉक्टरों को खुद नहीं समझ आ रही थी कि ये है क्या चीज़। इन्होंने डेंगू का टेस्ट करवाया, वो 24 घंटे बाद डेंगू का टेस्ट आया तो उसमें भी डेंगू नहीं था। तो वो तो ये कह रहे थे कि हमें खुद समझ नहीं आ रही, बल्कि हमारी जो मेडिसिन PIC से हमने ली थी वो भी उन्होंने मंगवा कर देखी। उन्होंने कहा इसमें कोई डिफेक्ट लग रहा है, जैसे ये कि ये जहर है, और ये जहर जो सा इन्हें ये भी नहीं पता था कि ये जहर निकालना कैसे है, ये भी नहीं मालूम कि ये जहर है। एक जहर दिया गया, जैसे किसी को जहर दे दे तो वो जहर की रिएक्शन भी यही होती है कि खून आना शुरू हो जाए, जैसे किसी की मौत वाक़या हो जाए। ये जहर दिया गया ना, हम तो ये इसको जहर कहेंगे कि जितने भी अपनी वो ज़िंदगी अच्छी गुजारी, लेकिन उन्होंने जहर देकर मेरे वाला साहब को कत्ल कर दिया, ये मार दिया। ये आप मुझे बताएं कि इलाज में क्या क्या आपको डॉक्टर्स की तरफ से तजावीज़ दी जाती नहीं कि इलाज किस तरीके से होगा? कभी तो वगैरह थी कि इनको प्लेटलेट्स 8 बोतलें जो से खून की लगेंगी प्लेटलेट्स, वो हमने इकट्ठी की बड़ी मुश्किल से। AB पॉजिटिव उनका खून था, और वो बैग हमने बाज़ार से परचेज़ किए, और इनकी HB किट वो भी हमें बाज़ार से, इन्होंने ब्लड बैंक वालों ने कहा बाज़ार से आपको लेनी पड़ेगी। डोनर भी जो भी जितने भी दी है वो हमने बाज़ार से ली। फिर उन्होंने कहा कि इनके टेस्ट जो से हमारी ये CBC की मशीन है ये को ख़राब है, बल्कि आप चुगताई लैब पर हमारा सारा डेटा देख सकते हैं कि वहाँ से हमने सारे टेस्ट वहाँ से करवाए CBC के भी। उसमें इन्होंने लिखा 20,000 थी, और चुगताई लैब से 24,000 थी वो जो से प्लेटलेट्स उनके।